बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मीडिया एक सुतून की हैसियत रखता है और दौरे हाजिर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया का किरदार इतना अहम है कि सेकंड्स में झूठ बेनकाब होकर सच सामने आ जाता है। हमसाये बदले नहीं जा सकते और ये भी कि बाहमी अमन खित्तों में तरक्की के दरवाजे खोलता है। भारत जो हमारा हमसाया मुल्क है, उसके हमारे ताल्लुकात कभी भी खुशगवार नहीं रहे, दो वजूहात की बिना पर। एक वहाँ की सरकार और दूसरा जहर उगलता मीडिया। गुज़िश्ता कई बरसों से भारत में होने वाली दहशतगर्दी के किसी भी वाक़े को पाकिस्तान से मंसूब करके सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर भारतीय शहरी पाकिस्तान और इस्लाम मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने में लग जाते हैं। नफरत का ये आलम होता है नाज़रीन के बाद गालियों से शुरू होकर गालियों पर ही ख़त्म हो रही होती है। तरह तरह की धमकियाँ दी जाती हैं। अवामी रद्द-ए-अमल में शिद्दत पसंदी तो शायद भारत की पहचान बन चुकी, लेकिन असल मुद्दा भारतीय मीडिया और सहाफ़ियों का मनफी किरदार है। मुझे नहीं मालूम भारतीय सहाफ़ी कहाँ से तरबियत लेकर आते हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि उन्हें मीडिया, कवानीन और अखलाकियात की अलिफ बे भी मालूम नहीं होती। और जब बात दलाइल और हकीकत पर मबनी बहस नहीं हो पाती तो फिर भारतीय एंकर तौबा तौबा की सदाएं लगाते नजर आते हैं। पिछले चंद दिनों में भारतीय मीडिया का किरदार सहाफत के उसूलों पर एक सवालिया निशान बन गया है। नाज़रीन, अब जंग सरहदों पर नहीं, सोशल मीडिया पर लड़ी जा रही है। मेरे आज के प्रोग्राम का मकसद भारतीय सहाफ़ियों की नफरत अंगेज रवैया और पागलपन बैनुल अक़वामी सतह पर सहाफ़ी तंजीमों से शेयर करना है, ताकि भारतीय मीडिया का असल चेहरा दिखाया जा सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करूंगी, लेकिन पहले भारतीय मीडिया की कुछ हिमाकतें आपको दिखाते हैं। बात सफेद मक्खी की हो, टिड्डी दल के हमले की हो, दहशतगर्दी का वाकया चाहे असल में हुआ हो या फिर ना हुआ हो, पाकिस्तान जिम्मेदार है। पाकिस्तान को इसकी सजा जरूर मिलेगी। पाकिस्तान के नापाक अज़ाइम खाक में मिला देंगे। और तो और बनाए दुर्गा चीन उनको पाकिस्तान याद आ जाता है। अच्छा चले मान लें कि एक मुल्क है जहां वोट ही पाकिस्तान के खिलाफ नारे पर पड़ता है, तो यही बात थोड़ा अदब आदाब के साथ भी हो सकती है। पढ़े लिखे हैं साहब, कैसे पता चले। अच्छा, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का एहतजाज भी पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड, चीन की भारत दुश्मनी के प्रायोजक भी पाकिस्तान, मुंबई हमले पाकिस्तान ने किए, हमला आवर अजमल कस्साब को डोमिसाइल यूपी का निकल आया, फिर खामोशी ही छा गई। कश्मीरी पंडितों को बसाना हो तो इंडियन मीडिया को इंसानी हुकूक याद आ जाएं। वहीं अगर किसी मंदिर में किसी मुसलमान बच्ची के साथ शर्मनाक सलूक करते हुए रेप के बाद कोई कश्मीर पंडित खानदान पर नाम आए तो इंसानी हुकूक का कोई सवाल नहीं। अच्छा जी, पाकिस्तानी भी अच्छे नहीं, मुसलमान भी अच्छे नहीं, कश्मीरी मुसलमान तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं, तो अच्छा कौन? दलित खातून सहाफ़ी भी भारतीय मीडिया के जुल्म का शिकार हुए तो भारतीय मीडिया खामोश। क्या हुआ भाई, सन्नाटा क्यों हो रहा है? वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में पैकेज आपने मुलाहिज़ा किया। अब बाकायदा आगाज़ करते हैं। अपने मेहमानों का तारुफ करा दूं। बड़े ही एनर्जेटिक किस्म के आज मेरे साथ एंकर पर्सन मौजूद हैं। सैयद अली हैदर हमारे साथ स्काइप पे हैं लाहौर से, और जमील फारूकी हमें इस्लामाबाद से ऑन कॉल ज्वाइन करेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। अली हैदर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि हम सहाफ़त के मुक़द्दस पेशे से वाबस्ता हैं। हमारा कलम जितना आज़ाद होता है, माशरे को उतना ही फ़ायदा पहुँचता है। अगर हम इंटरनेशनल मीडिया की बात करें या हम खित्ते के मीडिया की बात करें, तो जो हमारा हमसाया मुल्क है भारत, उसकी जो सहाफत है वो जिस तर्ज की है, वो उसको आप किस तरह देखते हैं? शाजिया, जितना आज आपसे मैं वादा करता हूं कि जितना खुला और जितना बेलगाम भारतीय मीडिया बोलता है, खासतौर पर जब पाकिस्तान की बात आती है, तो उसका कुछ परसेंट आज हम उतनी बात हम करेंगे। मतलब कुछ लिहाज जो है, कुछ लिहाज के पैमाने थोड़े से हम साइड पे रखना, हमें पढ़ेंगे भी जवाब जब जिसको देना हो, तो जैसे कहते हैं जैसा मुंह वैसी चपेट होनी चाहिए। तो आज वैसी चपेट मैंने तैयार रखी हुई है, इंशाल्लाह वो हम लगाएंगे। अच्छा, द थिंग इज कि आपको याद है जब पिछले साल 27 फरवरी को वो जो बालाकोट में इन्होंने हमारे कुछ दरख्त शहीद किए थे और बाद में इन्होंने वावेला मचाया था कि न जाने हमने क्या कर दिया। उसके बाद इन्होंने इंक्लूजन करने की कोशिश की पाकिस्तान में। फिर इनका एक तैयारा जो है वो इनको मतलब एक चाय का जो कप है वो एक तैयारे के एवज इनको खरीदना पड़ा वापस, अपना पायलट भी इनको वापस देना पड़ा। तो ये तमाम सूरत हाल जब हुई, आप यकीन कीजिए अगर मुझे कुछ थोड़ा बहुत गिला पाकिस्तानी मीडिया पर था भी तो वो उतर गया जब मैंने वो देखा कि दुनिया में ऐसे भी एंकर्स होते हैं, लेट मी बी वेरी ब्रूटल इन इट, कि जिनके मुंह से ड्रूलिंग हो रही होती है व्हेन दे टॉक, जिसे कहते हैं ना हमारे देसी जुबान में कि झाग निकल रही होती है उनके मुंह से, बिकॉज
आप पागलपन की इतनी इंतहा को पहुंच जाते हैं। आप उस वक्त मैंने उन आर्म चेयर जनरल्स, वहां बैठे हुए एंकर्स, वहां बैठे हुए रिपोर्टर्स को जब रिपोर्टिंग करते देखा, मैंने सल्यूट किया अपने पाकिस्तानी एंकर्स और रिपोर्टर्स को। हालांकि उन पर भी कभी कभी हम तनकीद कर जाया करते हैं, हम फिर भी बहुत सेन गुफ्तगू करते हैं, हम बड़ी सुलझी हुई, बड़ी तहम्मुल से बात करते हैं। और उन लोगों ने जिस तरह से उन चंद दरख्तों को पता नहीं क्या बना दिया और किसी और गाड़ी के इंजन को F-16 का इंजन बना के पेश कर रहे हैं, किस किस्म की सहाफत हुई उस दौरान। वो प्रोपेगेंडा की उस दौड़ के पीछे उन्होंने जिस किस्म की सहाफत की, मेरा ईमान तो पहले ही उठा हुआ था, मेरा तो अब दिल भी नहीं करता कि मैं वो लगाऊं। एंड आई एम बीइंग वेरी फेयर। हो सकता है कि आपके व्यूअर्स, आपके प्रोग्राम के व्यूअर्स इंडिया में बैठे देख रहे हो और उनको शायद बुरा लगे मेरी बात, बट दैट्स ट्रू। दे शुड नो कि उनके उस मीडिया ने जो सेंसेशनलिज्म का एक रिवाज पैदा किया है, इसका भारतीय सोसाइटी पे बड़ा इफेक्ट हुआ है, उसका बहुत असर हुआ है। एंड आई एम वेरी ग्लैड, थैंक गॉड कि हमने पाकिस्तान में भारतीय न्यूज चैनल्स, मैं एंटरटेनमेंट की बात नहीं कर रहा, न्यूज चैनल्स हमने बैन किए हुए हैं, क्योंकि वो तो हर 2 घंटे के बाद जंग करवा रहे होते हैं पाकिस्तान इंडिया की। ऐसे ही है। एंड आई एम रियली ग्लैड कि हमने ये फैसला लिया हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आपने सैनिटी का, दानिश का, अक्लमंदी का और सहाफत के बुनियादी उसूलों का जनाजा निकलता, रोज जनाजा निकलता, अगर आपने देखना हो, आप कोई भी इंडियन चैनल लगा। ठीक है जमील, अली ने तो ईंट का जवाब पत्थर से देने की थामी हुई है, लेकिन तहजीब का दायरा हम हाथ से फिर भी नहीं जाने देंगे, क्योंकि ये हमारा कल्चर और यही हमारे एथिक्स हैं जो हमें सहाफत में सिखाए जाते हैं। आपका बड़ी एक, मैं देखती हूँ स्क्रीन पर, बड़ा आपका एक पैशनेट, एनर्जेटिक आपका एक हमें नजर आती है पर्सनालिटी, बड़े लाउड भी होते हैं आप, लेकिन मैंने हर सवाल में आपकी बड़ी सॉफ्टनेस देखी है। वो सवाल जितना भी सख्त हो, कभी जिंदगी में ऐसा हुआ कि आपका भी दिल चाहा कि तौबा तौबा मैं ये ना करूं, इस तरह का कभी दिल चाहा कि स्क्रीन पे मैं बोलूं? शादिया, हर खिते में एक अक्खड़ मिजाज का साया जरूर होता है, और पाकिस्तान इस मामले में खुश नसीब समझिए या बदनसीब समझिए। खुश नसीब इसलिए क्योंकि इतना अक्खड़ मिजाज एक उतनी टाइप का हमारा हमसाया है कि वो खुद अपने आप को एक्सपोज कर देता है, और बदनसीब इस हिसाब से कि जितने लीनियंट, डाउन टू अर्थ और ठीक ठाक तहम्मुल मिजाज की कम्युनिटी तरफ पाई जाती है, उस तरफ नहीं पाई जाती। कुछ ऐसा ही मामला मीडिया के हवाले से भी है। आपने सवाल किया कि आपका दिल नहीं करता। देखिए, सवाल पुट करना मेरा बेसिक राइट है, मेरा बुनियादी हक है। अपने कंटेंट के अंदर एनर्जी पैदा करना मेरा बुनियादी हक है, बट आई एम नॉट सिटिंग ऑन ए जजमेंटल सीट कि मैं जज बन जाऊं और ये डिक्लेयर कर दूं कि जी, और ये जानते बूझते हुए कि हम न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट पे हैं, मैं ये डिक्लेयर करना शुरू कर दूं कि जी इनिशिएट किसने किया या दरख्तों को शहीद किसने किया। बालाकोट जाली एयर स्ट्राइक का ड्रामा रचाया इंडिया ने, और आप उनका इंडियन कंटेंट देखते हैं, ऐसा लगता था कि जंग इन्होंने करा छोड़ी है। बस चंद ही लम्हे बाद ऐसा लगता है कि जैसे वो लाहौर पर खुदा न खास्ता अटैक करने वाले हैं, इंडिया अटैक करने वाला है। और हमने जितना तहम्मुल मुजाहिदी का मुजाहरा किया, अब आप देखिए कि स्टूपिडिटी और हाइट ऑफ नॉनसेंस देखें कि उनका हाइट ऑफ नॉनसेंस और स्टूपिडिटी देखिए कि उनका पायलट अभिनंदन इधर पाकिस्तान में बालाकोट में गिर रहा है, वो उसको इंडिया में वीर चक्रा दे रहे हैं। आप उनकी हाइट ऑफ स्टूपिडिटी एंड नॉनसेंस देखिए। एक तरफ ये स्टूपिडिटी है, दूसरी तरफ वो 5th जनरेशन वॉरफेयर का वो टूल इस्तेमाल करते हैं, वो टूल इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं कि यानी कि झूठ को गलत साबित करके दुनिया को दिखाया जाए, हमने तो उधर F-16 गिरा दिया, हमारा तो वीर चक्रा का मुद्दा है। ये फुट्टे कुटनी जिस तरह मोहल्ले के अंदर खालाएं होती हैं, इंडिया का किरदार वैसा ही है। अब देखिए, छाप होती है, छाप किस तरह की, पॉलिटिशियंस इतनी बड़ी सेट के हैं, वो हमेशा एक्सट्रीम लेवल पे सोचते हैं। जी इंडियन स्टेट एजेंसी यानी रॉ ज्यादा है हमारे यहाँ। हमारी जिस तरह अकदार है, हमारी अखलाकियात है, हमारा जिस तरह दीन है, हमारा कल्चर है, हमारी सोसाइटी है, वो हमें ये सिखाता है कि हमने हम्बल रहना है, हमने डाउन टू अर्थ रहना है, हमने ज्यादा तंग नहीं करना, हमने मिसबिहेव नहीं करना, हमने सवाल करना है, हमने ब्लेम नहीं करना, हमने इग्नोरेट नहीं करना, हमने एजिटेट नहीं करना। और हम वही करते हैं, हम ना इग्नोरेट करते हैं, एजिटेट करते हैं, हम वन स्टेप बैक रहते। ठीक है जमील, मुझे आपकी आवाज में थोड़ी डिस्टॉर्शन हो रही है क्योंकि आप ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं, लेकिन थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया हुआ है। आप साथ ही रहिएगा। मजहर बरलाल सीनियर सहाफ़ी हैं,
उन्होंने भी हमें ऑन कॉल ज्वाइन कर लिया। मजहर साहब अस्सलाम वालेकुम, आपको आवाज आ रही है सर? जी मजहर साहब हम हमसाए बड़े अहमियत रखते हैं और हमसायों को बदला नहीं जा सकता। हमारे साथ भारत का जो रवैया है वो बहुत अरसे से, पाकिस्तान के हवाले से तो एक खास उनका एक बुग़्ज़ है उनको, लेकिन काफ़ी अरसे से हमने देखा है कि भारतीय मीडिया के एजेंडे पर, एंटी पाकिस्तान एजेंडे पर गामजन है। उसकी क्या वजूहात नजर आ रही हैं आपको? देखिए, भारत भी आपने बड़ी दुरुस्त बात की कि हमसाया नहीं बदला जा सकता, दोस्त आप बदल सकते हैं। अब बदकिस्मती से या खुशकिस्मती से भारत हमारा हमसाया है। भारत के जो लोग हैं उन्हें मुतमिन करने के लिए भारत सरकार को हमेशा पाकिस्तान की तरफ रुख करना पड़ता है, और ये रुख भारत के सरकारी इदारे भी करते हैं, भारत की सरकारी एजेंसियां भी करती हैं, और भारत का मीडिया भी करता है। अब उसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया भी शामिल हो गया। हालांकि आप देखिए कि पिछले 3 महीनों में चाइना से मुतअद्दिद मर्तबा भारत को मार पड़ी है जी। अभी परसों भारत के 50 फौजी हिलाक हुए हैं। भारत इसका मीडिया प्रचार नहीं करता, इसका खामोश रहता है इस इशू पे। हाँ, लेकिन जो बात अभिनंदन ने कर दी थी ना यहाँ से जाके भारतीय मीडिया के बारे में, वही सच है। उन्होंने देखिए यहाँ से अच्छी मेजबानी हमारी पाक अफवाज ने प्रोफेशनल तरीके से की, हमने उसको बड़े अच्छे एहसन तरीके से भिजवाया, और वहां जाके जो स्टेटमेंट अभिनंदन का आया वो भारतीय मीडिया के खिलाफ था। उसने कहा ये ऐसे शोर मचाता है, और अपने मीडिया को उसने बहुत कुरेदा। तो मैं समझता हूँ अभिनंदन का जो वो बयान है वो भारतीय मीडिया के लिए काफी है। भारतीय मीडिया झूठ पर मबनी प्रोपेगेंडा करता है, झूठ पर मबनी बातें करता है, और झूठ पर मबनी चीजों को फैलाता है। इसका इजहार वक्तन फक्तन भारत के साबित जज करते रहते हैं, भारत के कई अदाकार करते रहते हैं, कई सियासतदान करते रहते हैं। अब देखिए, भारतीय मीडिया पाकिस्तान पर तनकीद तो बहुत करता है। तो कल जो पंजाब में वहाँ जुलूस निकले हैं औरतों मर्दों के, सिखों के, कश्मीरियों के हक में, वो क्यों नहीं दिखा रहा? नहीं दिखाया जाता। भारत में अकलीतों के हुकूक नहीं है, भारत में अकलीतों पर जुल्म होता है, वहाँ चर्च जलाए जाते हैं, मसाजिद शहीद की जाती है, गुरुद्वारों का एहतराम नहीं किया जाता, खुद हिंदुओं के अंदर दलितों पे बहुत जुल्म किया जाता है। वो तो भारतीय मीडिया दिखाता नहीं। तो भारतीय मीडिया खुद एक चोर मीडिया है। चोर मीडिया मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो हकायक को छुपाता है, अपने मुल्क के हकायक दिखाता नहीं। मीडिया का आईना होता है। देखिए, पाकिस्तान में कोई वाकया हो तो पाकिस्तानी मीडिया उसको बिल्कुल नहीं छुपाता, पाकिस्तानी मीडिया दिखाता है उसको। लेकिन अगर इंडिया में कोई वाकया हो जाए तो उसको दिखाना जुर्म समझता है इंडियन मीडिया। तो बल्कि जब से मोदी सरकार आई है, तो जैसा कि सेकुलर इंडिया को उन्होंने एक हिंदवाड़ा बना दिया है, इसी तरह उन्होंने मीडिया को भी एक हिंदवाड़ा बना दिया है। यानी जो हिंदुइज्म के तहत बात हो वो दुरुस्त है, और जो कोई और बात हो वो बिल्कुल गलत है। क्या कश्मीर को जो कैद किया हुआ वो नजर नहीं इनको आता? क्या जो भारत की 7 रियासतें जो ये चिकन नेक के दूसरी तरफ है, जहाँ सर ये तो छोड़ दें आप, मीडिया का काम तो आवाम की आवाज को और आवाम के इश्यूज को एड्रेस करना है, सामने लाना है, लेकिन वो जिस एजेंडे पर चल रहा है वो सबके सामने है। अली, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि 750 इस वक्त चैनल है इंडिया में, तो क्या लगता है कि ये भी एक एलिमेंट हो सकता है कि रेटिंग के चक्कर में एंटी पाकिस्तान बस उसको हर वजह, हर दहशतगर्दी, हर कोई भी सानेहा हादसा हो उसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डाल के बस रेटिंग आनी चाहिए? देखिए शाजिया, वहां पर जो सियासत है वो भी पाकिस्तान सेंट्रिक होती है। मीडिया का जो इंक्लिनेशन है टुवर्ड्स पाकिस्तान, उसकी वजह ये है कि वहां पर इस वक्त एक ऐसी जमात, कुरान जमात के तौर पे मौजूद है जिसने एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट पर वोट लिया है। तो अब मीडिया की इंक्लिनेशन भी इस तरफ आ चुकी है। अब ये मीडिया, जो इंडियन मीडिया है, ये किस हद तक बीजेपी ने हाईजैक किया हुआ है, उसकी एक मेरे सामने अभी एक स्टोरी आई है, न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी है, ये अप्रैल 2020 की। उस स्टोरी में वो बताता है, एक एंकर की आप बीती, उसका नाम है विनेश
कुन्हीरामन, मुश्किल सा नाम है अगर मैं शायद सही ले रहा हूँ, विनेश कुन्हीरामन उसका नाम है। वो न्यूयॉर्क टाइम्स ये बता रहा है कि वो अपने स्टूडियो में बैठा न्यूज कास्ट कर रहा था, न्यूज दे रहा था। उसने आगाज किया वहां के केरला के किसी बड़े फेमस कॉमेडियन की डेथ से। वो आगे बढ़ा, उसने एक और खबर दी, फिर उसने एक और जब खबर दी, अगली खबर दी, तो जो मैनेजिंग एडिटर था वो भागता हुआ आया और उसने कहा कि बस तुम खामोश हो जाओ। तो उसने पूछा क्यों खामोश हो जाओ? उसने कहा कि इस वक्त हमारे टेलीविजन पे ब्लू स्क्रीन चल रही है, तुम ऑन एयर नहीं हो। उसने पूछा मैं ऑन एयर क्यों नहीं हूं? उसने कहा कि जी पीछे से जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन की तरफ से ऑर्डर आए हैं कि फौरन इस चैनल की ट्रांसमिशन को कट कर दिया जाए। तो कट हो गई ट्रांसमिशन। तो जब पूछा गया, पता चला कि उस दौरान कौन सी न्यूज चल रही थी जिस दौरान उसको कट किया गया, तो उस दौरान न्यूज चल रही थी जो शाहीन बाग। जी ठीक है। जी मजहर साहब, मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आऊंगी तो आपसे ही कंटिन्यू करूंगी। सर यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर रहे हैं हम भारतीय मीडिया के हवाले से झूठ और सनसनीखेज मबनी खबरों पर मबनी एक भारतीय मीडिया जिसका एक एजेंडा है वो है एंटी पाकिस्तान। आज इसी का पोल खोलने के लिए इस प्रोग्राम को मुरतब किया गया। मजहर बलास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, नेशन की बात की जाए तो नेशन में एक यूनिटी होती है और यूनिटी में बहुत हद तक ताल्लुक का जो उसका इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, फैक्टर होता है, वो मजहब होता है। चूँकि भारत में बहुत सारे मजहब हैं तो ये भी एक एलिमेंट है कि वो यूनिटी एंटी पाकिस्तान लाकर अपने आप को यूनाइट कर रहे हैं और इसी एजेंडे पर गामजन है। ये भी वजह है? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि अब अभी मदद की बातें तो शिद्दत से अब शुरू हुई है। पहले जब कांग्रेस की वहाँ हुकूमत थी तो एक सेकुलर इंडिया का नारा था, मगर ये बात जरूर है कि पाकिस्तान हमेशा ही से भारत के असाब पर सवार है। तो वहाँ का मीडिया भी वो चीज दिखाएगा जो लोग देखते हैं, पसंद करेंगे। तो भारतीय अवाम के और भारतीय सरकार और भारत की जो खुफिया एजेंसी है राह, उस समेत भारत के तमाम अदारों के हिसाब पर और भारतीय अवाम के हिसाब पर पाकिस्तान सवार है। पाकिस्तान से वो पता नहीं क्यों खायफ है। मसलन आप देखिए, खेल में हार जीत होती रहती है। इंडियन टीम इंग्लैंड से हार जाए कोई बात नहीं, इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया से हार जाए कोई बात नहीं, मगर इंडिया की क्रिकेट टीम जब पाकिस्तान से हारती है तो इंडियन खिलाड़ियों के घर में फौज नहीं होते। इंडिया में महलों में लोग टीवी तोड़ देते हैं और मोबाइल फोन तोड़ देते हैं और एहतजाज करते हैं और बैंकों को आग लगाते हैं। पाकिस्तान से क्यों हारे? तो पाकिस्तान उनका नफ्सियाती मसला है। तो इसलिए वो जो नफ्सियाती मसला है उसको भारतीय मीडिया व्यक्त करता है। वो चाइना के खिलाफ नहीं बोलेंगे। आप देखिए कि मोदी जो वजीर आज़म है भारत के, हालांकि बड़े मुतअस्सिब आदमी हैं, वो कभी भी चीन के खिलाफ नहीं बोलते। वो तो कहते हैं हुआ ही कुछ नहीं, उनके इतने फौजी मर गए इंडिया के, इतना इलाका चला गया और अभी परसों भी 1000 मुरब्बा किलोमीटर इलाका चला गया, तो हुआ ही कुछ नहीं। लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ वो कोई मौका नहीं जाने देते, इसलिए कि पाकिस्तान के खिलाफ सौदा बिकता है। ठीक है। तो जो सौदा बिकता है इंडियन मीडिया मजबूरन वो सौदा दिखाता है। ठीक है। तो ये मैं समझता हूँ इंडियन मीडिया की भी मजबूरी है कि वहाँ के लोग ये सुनना चाहते हैं, वहाँ की हुकूमत भी सुनना चाहती है, वहाँ की जितनी जनता है और जितने उनके नेता है वो भी शायद यही देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई न कोई जहरीला प्रोपेगेंडा किया जाए। जमील, आपको आवाज आ रही है मेरी? जमील को आवाज आ रही है? ठीक है, जमील के साथ हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। लाइन पर है जमील, आवाज आ रही है आपको? सर अच्छा सर, मुझे पता है आप मोटरवे पर हैं या आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं कहीं पर। अगर आपको आवाज आ रही है सर तो ये फरमा दीजिएगा कि आपने तो डिस्कशन मेरा ख्याल है नहीं सुन पाए होंगे। हम बात कर रहे हैं कि जब मीडिया का जो भारतीय मीडिया की एक मजबूरी है कि वहाँ के जनता भी यही सब कुछ देखना और सुनना चाहती है। तो जो मीडिया होता है वो तो एक सतून होता है, वो माशरे में बिगाड़ के बजाय वो बेहतरी की तरफ लेकर आता है। तो भारत में आवाम का जो रुझान है वो मीडिया की वजह से इतना ज्यादा सनसनीखेज और जुनूनी किस्म का नहीं।
ठीक, अली यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी। देखिए मैं एक बात बताऊं आपको, जो स्टेट्स नजरियाती नहीं होती ना, देखिए पाकिस्तान एक नजरियाती स्टेट है, इस्लाम के नाम पे बना ये मुल्क। जो स्टेट्स नजरियाती नहीं होती ना, उनको दो चीजों की बड़ी सख्त जरूरत होती है। एक, उनको हीरोज चाहिए होते हैं। आप समझ रही, हीरोज जो होते हैं वो शायद उनको फर्जी हीरो बना ले। जैसे आप यूं देखें कि अमेरिका में जितने भी सुपर हीरोज हैं, कैप्टन अमेरिका, सुपरमैन, बैटमैन, ये सब अमेरिका की ही हॉलीवुड की इजाद है। ये हीरोज क्यों इजाद किए गए थे? क्योंकि आपके पास एक एनिमी था, वो था सोवियत यूनियन। अगर आप हॉलीवुड की 70s और 60s की मूवीज देखें, उसमें इनके जितने भी सुपर हीरोज हैं वो सोवियत यूनियन या नाजी जर्मनी के टाइम की जो वाकयात हैं उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। तो आपको क्या चाहिए होता है? आपको एक दुश्मन चाहिए होता है, चाहे वो हकीकी हो या फर्जी हो, और आपको उसके खिलाफ लड़ने वाले हीरोज चाहिए होते हैं। ये मैं उन स्टेट्स की बात कर रहा हूँ जो नजरियाती नहीं होती हैं। सेम गोज फॉर इंडिया। इनको सियासत करने के लिए, आवाम को डरा के रखने के लिए एक जिन चाहिए था, एक हवा चाहिए था। वो हवा पाकिस्तान को बनाया गया, वो जिन पाकिस्तान को बनाया गया। मैं पिछले दिनों वीलॉग्स देख रहा था कुछ इंडियंस के जो पाकिस्तान आए, वो लोग हैरान हो जाते हैं कि यार ये पाकिस्तान है, हमें तो कुछ और ही पाकिस्तान पोर्ट्रे किया गया था। इतना प्यार करने वाला मुल्क। यहाँ पे तो एक बात मशहूर है कि गेस्ट से हमारे दुकानदार पैसे नहीं लेते, वो छोटी मोटी चीज देते थे लोग, तो पैसे नहीं लेते थे उनसे। वो हैरान परेशान थे कि यार ये कैसा मुल्क है, हमें क्या बताया जाता है। तो भारत में बरलास साहब की बात ठीक है, कांग्रेस के दौर में भी, बीजेपी से पहले भी पाकिस्तान को ऐसे ही पोर्ट्रे किया गया, क्योंकि पाकिस्तान को एक दुश्मन के तौर पे पेश किया गया। अब उस दुश्मन से लड़ने के लिए ये हीरोज बनाते हैं। कहाँ बनाते हैं? ये फौज में बनाते हैं हीरोज। अभिनंदन जैसे नाकाम लोग हीरोज बना के पेश किए जाते हैं। इनकी फिल्में बेस करती हैं उन हीरोज पर जिन्होंने पाकिस्तान के दाग खट्टे किए, सो कॉल्ड। मैं सो कॉल्ड कहूंगा, ऐसा कभी हुआ नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब इनकी इंडस्ट्रीज पे बेस कर रही है, इनका वोट बैंक इस पे बेस कर रहा है, पॉलिटिशियंस की कॉन्स्टिट्यूएंसीज पर बेस कर रही है कि आपको, देखिए मैं एक बात बताता हूँ आपको, अगर आपका मोहल्ले का चौकीदार आपको ये यकीन दिला दे कि आपकी गली सेफ है, आपके यहाँ कुछ नहीं होगा, चोर सारे भगा दिए मैंने, तो एक दिन आएगा, हो सकता है आप उससे उसकी बंदूक वापस ले लो, उसको नौकरी से निकाल दो। ठीक है। उस चौकीदार का काम ये होगा कि वो आपके दिल में डर बना के रखे, उसकी नौकरी सलामत किस वजह से रहेगी। तो इंडिया ने जो अपनी आवाम को एक डरावा दिया हुआ ना पाकिस्तान का, वो बना के रखेगा। वो एज अ स्टेट उसकी पॉलिसी है और मीडिया उसको तो करेगा। ठीक है जमील, आपको आवाज आ रही है तो ये बताइएगा कि जैसे हमें चेक एंड बैलेंस के लिए पैमरा हमारे ऊपर है, क्या भारतीय मीडिया को लगाम डालने वाला कोई नहीं है? आपने बहुत सारे प्रोग्राम्स देखे होंगे, आपने जी टीवी में डीएनए प्रोग्राम सुधीर चौधरी करते हैं उनको देखा होगा, आज तक में राहुल कंवल को देखा होगा। ये एंकर्स बैठ के खुल के बोलते हैं कि जी बांग्लादेश टूटने में भारत का हाथ था, लेकिन साथ में दिफाई तज्ज़ियाकार बुला के बस पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराय बलूचिस्तान में जिनसे मुदाखलत, और साथ साथ ये भी बात करते हैं कि जी बस अब जंग होनी चाहिए, अब हम जंग के लिए तैयार हैं। इनको कोई चेकआउट नहीं करता। देखिए शादिया, हमें कन्वेंशनल वॉरफेयर के मामला को सोचना होगा। जमील, आपकी आवाज बहुत खराब मुझे आ रही है। मजहर बरलास साहब, मजबूरी है इसी सवाल का जवाब दें आप। सवाल दोबारा कर दें। मैं तो जी सवाल ही नहीं कर रहा। मैं ये सिर्फ कह रही हूँ कि जो उनके एंकर्स स्टूडियो में बैठते हैं, सुधीर चौधरी को आपने देखा होगा जी टीवी में, वो खुल के बात करता है जी कि बांग्लादेश को तोड़ने में भारत का हाथ है। आप राहुल कंवल को देख लें, अपने प्रोग्राम में दिफाई तज्ज़ियाकार को बुलाते हैं, पाकिस्तान पर हमले की हिकमत अमली बनाई जाती है प्रोग्राम्स में बैठ के। तो इन तमाम मामलों को क्या भारत में कोई दायरा नहीं है इस तरह देखने के लिए कि ये बैठ के क्या करें? भारत में मैंने पहले अर्ज किया कि एक वहाँ एक चीज बिकती है पाकिस्तान के खिलाफ। जहाँ तक आपने ये कहा कि बांग्लादेश को भारत ने अलग किया या उसके अलग होने में भारत का हाथ है, तो इसमें देखिए पाकिस्तान में भी ऐसी हुकूमतें रही हैं जिन्होंने एक्शन नहीं लिया वक्त पर। मसला पिछला जब ये दौर था मियां नवाज शरीफ का, उस दौर में नरेंद्र मोदी ने ढाका में खड़े होकर ये बात की कि मैं मुफ्ती पढ़ने में एक किरदार अदा करता रहा और बांग्लादेश बनाने में मेरा हाथ है। तो ये इंटरनेशनली एक मुकदमा बनता था।
किसी भी मुल्क को तोड़ने के हवाले से किसी मुल्क का लीडर अगर ये बातें करेगा और किसी मुल्क का वजीर आजम होकर ये बातें करेगा तो ये एक मुकदमा बनता था। मगर उस वक्त हमारे हुक्मरान जो कि मियां नवाज शरीफ साहब थे, तो उन्होंने उनकी बड़ी याराना था, बड़ी दोस्ती थी मोदी से। और हमारे बलोचिस्तान में जिसने जहर गोला हुआ अजीत कुमार तोवल ने, वो भी उनसे कराता रहा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि वहाँ पे हमने कमजोरी दिखाई। हमें वो मुकदमा आलमी अदालत में लेकर जाना चाहिए था, यूएन में लेकर जाना चाहिए था। बाकी जहाँ तक आपने ये फरमाया कि वो टीवी पर बैठ के प्रोपेगेंडा करते हैं, तो मैंने पहले अर्ज किया कि वो बांग्लादेश के खिलाफ बातें करें, उनकी बातें नहीं बिकेंगी, उनका टीवी नहीं देखा जाएगा। वो नेपाल के खिलाफ बातें करेंगे, उनका टीवी नहीं देखा जाएगा। वो अमेरिका के खिलाफ बातें करें, नहीं टीवी देखा जाता, नहीं उनका मीडिया कोई देखता। या जब वो पाकिस्तान के खिलाफ बातें करेंगे तो उनका लेकिन सर और कुछ एंकर्स ऐसे भी हैं जो बड़ा न्यूट्रल बात करते हैं, जो जनता के इश्यूज को एड्रेस करते हैं, जैसे कि रवेश कुमार हो गए, बरखा दत्त को भी मैंने देखा है कि बहुत मतलब कभी कभी तो वो भी जरा लिमिट से आउट हो जाती हैं, लेकिन मोस्टली वो मतलब अच्छी सहाफत करती हैं। रजत शर्मा आपकी अदालत में हमने देखा कि एक अच्छा उनका नाम भी रहा। ऐसे भी एंकर्स हैं, तो क्या उनको कोई मतलब उनको कोई मज़ाहमत बर्दाश्त करनी पड़ती होगी फिर अवाम की तरफ से भी और मीडिया की तरफ से भी? उनकी शर्मा जी को और बरखा दत्त को, उनको तो बहुत मर्तबा इल्जामात का सामना करना पड़ता है और पाकिस्तान का एजेंट भी कहा जाता है। वो तो फिर भी मीडिया के लोग हैं। आप देखिए कि संजय दत्त जो है उस बेचारे का करियर जाया कर दिया महज इल्जाम की बुनियाद पर कि ये पाकिस्तान के खुफिया अदारे आईएसआई के लिए काम करते हैं, और संजय दत्त का पूरा फिल्मी कैरियर उसका तबाह कर दिया। तो भारत में बहुत से लोग हैं जो मुश्किल बात करते हैं, मगर उन बेचारों को इल्जामात का सामना करना पड़ता है, उन बेचारों को तशद्दुद का सामना करना पड़ता है, तनकीद का सामना करना पड़ता है। और मजबूरन देखिए, चंद लोग तो आवाज अपनी नहीं दबाते, बहुत से लोगों को अपनी आवाज दबाना पड़ती है। तो मैं समझता हूँ कि भारत को जो आग लगी हुई थी ना 47 से बटम की, उस आग को फैलाया है मोदी सरकार ने और बीजेपी ने। आप देखिएगा कि जब गांधी जी का कत्ल होता है तो उसके बाद भारत के वजीर आजम जो नेहरू थे, नेहरू ने खत लिख के तमाम अपने वज़राए आला को कि आरएसएस की सरगर्मियों पर पाबंदी लगाई जाए और इनको एक्टिव न रहने दिया जाए। मगर आज वही आरएसएस भारत की हुक्मरान है। तो वो एक आग जो नफरत की है वो जंग फैली हुई है पूरे भारत में, और उसने पूरे भारत को आग में लिया हुआ है। और मेरा ख्याल है कि ये आग जो है ये नफरत की आग है, चूंकि ये भारत को टुकड़े टुकड़े कर देगी। और भारत की 18 से ज्यादा रियासतों में इस वक्त आजादी की तहरीकें चल रही हैं। वो सामने नहीं लाता मीडिया वहाँ का। क्या मीडिया ने ये नहीं देखा वहाँ कि जो अभी 15 अगस्त को जब भारत का यौम आजादी था, तो भारत के सूबा पंजाब के शहर मोगा में, मोगा वो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ के संत जरनैल सिंह भिंडरावाला रहने वाले थे, खालिस्तान तहरीक के। तो मोगा के डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस पे खालिस्तान का झंडा लहरा दिया गया। इसी तरह खालिस्तान की अलग करेंसी है, अलग हुकूमत है, नक्शा है। नागालैंड ने अपनी आजादी का ऐलान कर दिया। तो भारत में बहुत सी आजादी की तहरीकें चल रही है। ये देखिए, जुल्म से आप दबा तो सकते हैं, लेकिन हक जो है वो कहीं ना कहीं से अपना रास्ता जरूर निकालता है। ठीक। और वो रास्ता निकलेगा। अब देखिए, कश्मीरी को नहीं बोल रहे ना इसके लिए, भाई उनको बेचारों को कैद किया हुआ है। तो मशरकी पंजाब में जुलूस निकल रहे हैं कि वो जो 370 है उसको वापस करो, जो 35 है उसको वापस करो, और हम कश्मीरियों के साथ हैं। ठीक है, कल पूरे मशरकी पंजाब में जुलूस निकले और पुलिस ने गिरफ्तारियां भी की। तो क्या ये गिरफ्तारियां लोगों की आवाज को दबा लेंगी? ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, आवाम जब खड़े हो जाए तो उनके सामने फोर्सेस कुछ नहीं कर सकती। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और सोशल मीडिया की जो बेलगाम अंदाजे इजहार है,
भारतीय मुआशरे की टूट फूट सामने आती जा रही है। बात करेंगे ब्रेक के बाद, यहाँ लेते हैं एक ब्रेक नाज़रीन, फिर हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अली, हम बात कर रहे थे कि जो जनता के इश्यूज हैं, अभी मैं एक सर्वे देख रही थी, उसमें मैंने देखा कि जो टॉप वहाँ के जो टेलीविज़न है, जो चैनल्स हैं, वो इंडिया टीवी है, जी टीवी हो गया, 18 न्यूज़ इंडिया हो गया, आज तक हो गया, ये टीआरपी में टॉप माने जाते हैं इस वक्त। अब इनके जो प्राइम टाइम के जो डिबेट्स में देख रही थी, तो अगर 50 डिबेट्स को भी कंक्लूड किया जाए तो तकरीबन 12 टॉपिक्स ऐसे होते हैं, 12 प्रोग्राम ऐसे होते हैं 50 में से जो एंटी पाकिस्तान होते हैं, 19 जो हैं वो अपोजिशन के पर तनकीद के किए जाते हैं, 13 जो है वो मोदी की तारीफ पर कर दिए गए, 4 जो हैं वो राम मंदिर के मुद्दे पर कर दिए गए, 1-2 मामूली थे जो अवामी एड्रेस, इन्होंने अवामी इश्यूज को एड्रेस किया। लेकिन वहाँ पर और भी बहुत मसाइल हैं, वहाँ भूख का मसला है, गुर्बत का मसला है, हंगर इंडेक्स देख लें आप, इकोनॉमी देख लें आप, वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा है, हरियाणा में सबसे ज़्यादा है, जबकि वहाँ पे अभी इंतखाब भी हुए थे। तो क्या अवाम में इस तरह का कोई सेंस नहीं है? जैसे कि अगर हमारे माशरे में इस तरह की बात होती है, पब्लिक खुल के बोलती है, वहाँ हमने पब्लिक को खुल के बोलते हुए भी नहीं देखा। देखिए, वहां पे जो उनकी लार्जर कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो कि हिंदू कम्युनिटी बेस करती है, उसको आपने, यानी मौजूदा सियासी जमात जो हुक्मरान जमात है, उसने एक और डगर पे लगा दिया। उससे लगा दिया जनाब कि उसकी जिंदगी का एक ही मकसद है कि वो फोर्स कन्वर्जन्स करवाए। उसकी जिंदगी का एक ही मकसद है कि वो हर मुसलमान को पाकिस्तानी समझे और अपना दुश्मन समझे। अब हुआ क्या कि जब 70 से 80% हिंदू कम्युनिटी वहां पर रहती है, और मजे की बात है बड़ी पढ़ी लिखी हिंदू कम्युनिटी वहां पर रहती है, उसके बावजूद भी आपने उसके अंदर मजहबी इंतहा पसंदी वो आपने इंड्यूस कर दी हर तरह से, मोदी साहब की पहली टर्म में भी और दूसरी टर्म में भी। अब वो चाहती क्या है? वो देखना भी ये चाहती है, वो भी इंतहा पसंदी की बातें सुनना चाहेगी। इंडिया का जो बिजनेस मॉडल है वो प्योरली बेस कर रहा है रेटिंग्स के ऊपर। उन्होंने अपना बिजनेस चलाना है, उन्होंने अपने चैनल चलाने हैं रेटिंग्स के ऊपर। रेटिंग्स उनकी तब आएगी जब वो उस लार्जर कॉन्स्टिट्यूएंसी जो कि हिंदी कम्युनिटी पर बेस कर रही है उसको सेटिस्फाई करेंगे, उसकी मनपसंद चीजें चलाएंगे, उसकी मनपसंद एंकर्स आके हिंदू कम्युनिटी, जो इंतहा पसंद हिंदू कम्युनिटी है, उसकी मनपसंद बात करेंगे। तो हुआ ये कि जब वो रेटिंग जो मजबूरी है वो एसोसिएट हो गई उस फंडामेंटल माइंडसेट के साथ, तो इनको ये कुछ चलाना पड़ा। खुद भी इंक्लाइंड थे। और दूसरा ये कि बीजेपी ने बड़ा इन्वेस्ट किया है हिंदुस्तानी मीडिया में। ऐसा नहीं है कि बीजेपी बस हुक्मरानी कर रही है, वहां पर इंडियन मीडिया को आजाद छोड़ा हुआ है। इन्वेस्टमेंट से मुराद उनका उनके मालिकान को बहुत फेवर्स मिली है। ये तो स्ट्रैटेजी होती है, ये तो हर हुकूमत की स्ट्रैटेजी होती है। लेकिन आप देखें, इतना खुलम खुला नहीं होता, हमारे पाकिस्तान में भी होता है। लेकिन अगर आप रिपब्लिक टीवी को देखें, अगर आप अर्नब गोस्वामी को सुने, तो ऐसा लगता है कि ये बीजेपी का ही चैनल है, मतलब इसका कोई ताल्लुक नहीं है सहाफत से। और अर्नब गोस्वामी बीजेपी का कोई मेंबर है। इसमें अच्छे भी जर्नलिस्ट हैं। राजदीप सरदेसाई बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं, न्यूट्रल जर्नलिस्ट हैं। करण थापर बहुत ही माने हुए जर्नलिस्ट हैं। अच्छे लोग हैं, मगर मेजॉरिटी उन लोगों की है जो कि इस वक्त यूं कह लें आप, ये इस्तेलाह हमारे पाकिस्तान में इस्तेमाल होती है जिसके मैं सब खिलाफ हूं, लेकिन इंडिया के हवाले से ये सच है कि वो बाकायदा बीजेपी के पेरोल पर है। बीजेपी के उस हिंदू शॉविनिज्म और अखंड भारत और हिंदू राष्ट्र जिसे कहते हैं, हिंदू स्टेट की उस एजेंडे पर बाकायदा काम। आप कभी वो डिबेट सुना करें जिसमें एक मुसलमान मौलवी को बुलाएंगे और 5-6 जो है वो मुख्तलिफ हिंदू तंजीमों के लोगों को बिठा देंगे। फिर जो उस बेचारे मौलाना के साथ की जाती है, उस बेचारे को बात नहीं करने दी जाती, उसको सिर्फ पंचिंग बैग के तौर पे बुलाया जाता है और फिर उसके साथ हर किसी से बदतमीजी की जाती है। ये क्या पोर्ट्रे हो रहा होता है? और वो तमाम इशूज जो कि फॉर एग्जाम्पल मुसलमानों के तलाक का इशू, मुसलमानों की एक से ज्यादा शादियों का इशू, इन इश्यूज का ताल्लुक सरीहन हमारे मजहब से है, हमारी शरीयत से है। और इसके लिए हमारे शरीयत लॉज डिफाइंड है, इंडिया में भी डिफाइंड है। उन डिबेट्स को छेड़ा जाता है, उनको कंट्रोवर्शियल बनाया जाता है, और फिर कोई लिबरल किस्म के जो थोड़े से हाइब्रिड किस्म के मुसलमान हैं उनको बिठा के शरीयत का मजाक उड़ाया जाता है। लिटरली मैं आपको ये आंखों देखा हाल बता रहा हूँ। मैंने ऐसे शोज देखे हैं जिसमें हमारे शरई उसूल, हमारे शरई जो तकाजे हैं, और ये आप तलाक का मामला ही देख लें या एक से ज्यादा शादियों का मामला देख लें आप,
इन मामलात को बाकायदा तौर पे मजाक बनाया गया इनका। तो इस चीज को प्रमोट किया गया इंडियन मीडिया के जरिए। देखिए एक बात हम माने, वो किसी ने कहा था, बड़ी अच्छी बात की थी, जॉर्ज ऑरवेल ने ये बात की थी कि द फर्स्ट कैजुअलिटी ऑफ वॉर इज ट्रूथ। किसी भी जंग का पहला शिकार या पहला शहीद जो है वो सच होता है। और सच क्यों मारा जाता है? क्योंकि प्रोपेगेंडा किया जाता है। वॉर कम लड़ी जाती है, जंग बंदूक से कम लड़ी जाती है, प्रोपेगेंडा से ज्यादा लड़ी जाती है। एंड अनफॉर्चुनेटली आवर नेबर हैज मास्टर्ड द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा। उनसे बेहतर प्रोपेगेंडा कोई नहीं कर सकता, हम भी नहीं कर सकते। मैं इस शिकस्त को तस्लीम करता हूँ, वी नॉट गुड एट इट। जब वो मूवीज बनाते हैं एंटी पाकिस्तान, कमाल की मूवीज बना देते हैं, सिनेमेटोग्राफी कमाल कर देते हैं, अट्रैक्ट करते हैं व्यूवरशिप को। मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ इंडियन प्रोपेगेंडे की। मैंने खुद एक मिसाल देखी। मैंने हाल ही में नेटफ्लिक्स जब मैंने देखना शुरू किया तो नेटफ्लिक्स पे अभी हाल ही में एक भारतीय फिल्म आई है, उसका नाम, वो उसका अजीब सा नाम है, वो कारगिल पर बनी है भारतीय फिल्म। और मैं देख क्या रहा था, अगर जो नेटफ्लिक्स देखते हैं, अगर आप भी देखते होंगे, आप देखते होंगे कि लिखा होता है ट्रेंडिंग इन पाकिस्तान। तो 1 2 3 4 5 6 7 10 तक जो है वो उसको रेटिंग्स दी होती है। तो पाकिस्तान में नंबर 1 पे वो मूवी थी। और ये तब की बात है जब कश्मीर की हम वो आजादी, वो जो 370 के खात्मे की एनिवर्सरी मना रहे थे हम, ये तब की बात मैं कर रहा हूँ। उस दिन नंबर 1 पे पाकिस्तान में नेटफ्लिक्स पे वो मूवी थी जो एंटी पाकिस्तान और कारगिल की वॉर पर बनी हुई है। तो उनका प्रोपेगेंडा बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमें अपने प्रोपेगेंडा को भी स्ट्रॉन्ग करना है। आईएसपीआर ने गाना रिलीज किया, लोगों ने तनकीद करना शुरू कर दी कि गाने से मुल्क आजाद नहीं होते। मुझे पता है गाने से आजाद नहीं होते, लेकिन आईएसपीआर है, समझो आईएसपीआर, वो कोई ब्रिगेड या कोई इन्फेंट्री ब्रिगेड नहीं है। उसका काम ही यही है, उसका काम प्रोपेगेंडा करना है। वो बनाई इसीलिए गई है। हाँ, अगर कोई कोर कमांडर की किसी जगह पर हो रहा होता, मैं कहता यार आप क्या कर रहे हैं, आपका सर इसी बात पे आपको याद होगा अली, भारत से ये बातें सुनाई दी गई थी कि आईएसपीआर बड़ा स्ट्रॉन्ग इदारा है, आपको याद होगा ये बात? एग्जैक्टली। मैं चाहता हूँ कि आईएसपीआर स्ट्रॉन्ग बने, मजीद वो हमें मूवीज बनानी चाहिए। हम क्यों नहीं बनाते? आईएसपीआर फंड करे, मजीद फंड करे, आईएसपीआर गाने रिलीज करे। भारत क्या करता है? भारत ने 71 से ले जी अली, भारत ने शाजिया 71 की जंग को अपनी जीत में तब्दील किया, 65 की जंग को अपनी जीत में तब्दील किया, 99 के कारगिल जो है उसको उसने अपनी जीत में तब्दील कैसे? सिर्फ प्रोपेगेंडा के बेस पर। एग्जैक्टली। तो वो प्रोपेगेंडा हम क्यों नहीं करते हैं? हमें भी अब अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं, मुझे इस बात की खुशी है, हम कर रहे हैं। हम कश्मीर पर प्रोपेगेंडा करें, हम बताएं कश्मीर, और हमारा प्रोपेगेंडा, देखिए प्रोपेगेंडा का जब नाम आता है ना, हमें लगता है ये झूठ पर मबनी कोई चीज होगी। ऐसा नहीं होता। आप अगर सच को बताना छोड़ दोगे तो सच भी झूठ में तब्दील हो जाएगा। सही। और अगर झूठ को चीख कर बताओगे तो झूठ भी सच में लगेगा। हमारा काम है हम सच को चीख कर बताएं। हम बताएं कश्मीर में क्या हो रहा है, हम बताएं भारत क्या कर रहा है बाकी मुसलमानों के साथ अपने मुल्क में। तो ये हमें बताना चाहिए। और उसके लिए अगर आईएसपीआर फिल्म, गाना या किसी और मीडियम का सहारा लेता है तो हमें लेना चाहिए। और मुझे बताएं इसके अलावा शाजिया, बरनास साहब, हमारे पास और कौन से मीडियम्स है? यही मीडियम्स इस वक्त राइज है ना, या सोशल मीडिया, या मेन स्ट्रीम मीडिया, या फिल्म। हम इन तीनों का बखूबी इस्तेमाल करके अगर प्रोपेगेंडा वॉर जीत सकते हैं, दुनिया को बता सकते हैं भारत का गिनौना चेहरा, तो मैं समझता हूँ अली यही तो अफसोस है कि हमने बहुत साल जो है ना इसमें जाया कर दिए। हमने जितनी स्ट्रॉन्ग लॉबिंग भारत कर चुका है हर इदारे पे, हर इंटरनेशनल फोरम पर, अपने मीडिया को लेके हम उस तरह से तैयारी नहीं कर सके। एग्जैक्टली, मतलब ये तो हमारा कसूर है। और आज भी जब आईएसपीआर कुछ करता है तो हम उस पर तनकीद करते हैं कि जनाब देखिए हम गाने बनाकर हम जो है वो आजाद कराएंगे। इंडिया ने पहली फिल्म बनाई थी एंटी पाकिस्तान बॉर्डर, आपको याद होगा। उसमें उसने किया उसमें इन्वेस्टमेंट कितनी हैवी थी। उस वक्त के जितने टॉप के इंडियन एक्टर्स थे, बड़े बड़े, वो सारे डाल दिए। मतलब हम देखते हैं फिल्म में एक हीरो होता है, एक बड़ा एक्टर होता है जो हीरो होता है। उसने क्या किया, सारे के सारे उस फिल्म में डाल दिए उसने। वो इट वाज अ सुपर डुपर हिट। उसने 65 की जंग पे वो झूठी फिल्म बनाई थी। 65 की जंग में पाकिस्तान ने भारत की जो दुर्गत बनाई हुई है वो सबको पता है। लेकिन किया क्या, उसने एक बॉर्डर नाम की मूवी बनाई, उसको उस पर हैवी इन्वेस्टमेंट की। इट वाज अ सुपर डुपर हिट। पूरी तारीख बदल के रख दी। ये मैं बात करूं 92 की। आप मुझे बताएं 92 से आज तक उसके जवाब में एक मूवी बनाई हमने एक फिल्म या डॉक्यूमेंट्री ऐसी बनाई हो कि लोगों को बताया हो कि नहीं यार वो झूठ बोला था भारत ने,
ये सच्चाई थी 65 की जंग की। हमने लाहौर इनको घुसने नहीं दिया था। तो हमारे अंदर हमारे क्या लूप अली हमारे क्या लूप होल्स रहे कि हम अपने आप को कैश नहीं करा सके, क्या वजूहत लग रही है आपको? देखिए अगेन इसमें एक चीज रही है, मीडिया तो हमारा 2000 के बाद जिसे कहले फ्लरिश किया मुशर्रफ साहब के दौर में। हमारे पास एक स्टेट चैनल होता था, हमने उसको भी क्या कहते थे स्टेट की बागी बना के रखा होता। फिल्म को हमने प्रमोट नहीं होने दिया। उस दौरान जब इंडिया बता रहा था पूरी दुनिया को कि देखो हमने 65 की जंग में क्या झंडे गाड़े हैं, हमारे यहाँ जग्गा गुज्जर और जग्गा बदमाश और मौला जट बन रही थी, तब हम स्टेट ने ओन नहीं किया इस इंडस्ट्री को, स्टेट इसको स्पॉन्सर नहीं करती थी। अब अगेन मैं खुश हूं जो बाजी में हमसे गलतियां हुई वो हो गई, अब कर रही है। चलो अगर हमारी स्टेट नहीं कर रही है ऑन द होल, तो कम से कम आर्मी इस चीज को, हमारी पाक फौज जो है वो ओन करती है कि भाई ये मीडिया हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। और यकीन कीजिए ये पिछले साल की बात है जब ये बालाकोट हमले के बाद जो है वो इन्होंने यहाँ पे दरख्त शहीद किए थे, जितना सपोर्ट हमें पाक फौज ने किया व्हेन इट केम टू इंफॉर्मेशन। मतलब हम जब स्टूडियो में बैठ के भारतीय प्रोपेगेंडे का मुंह तोड़ जवाब दे रहे होते थे यहाँ पे, आप हम सब बरलास साहब सब सहाफी, तो हमें पाक फौज ने सपोर्ट किया, उन्होंने हमें सही इंफॉर्मेशन दी। उन्होंने आपको याद होगा हमें वो लेकर गए थे वहां पे जहाँ पे इन्होंने पेलोड गिराया था, सारे साथियों को लेके गए, उन्होंने पूरा सपोर्ट किया। हमें यही सपोर्ट चाहिए, हमें यही सपोर्ट चाहिए होगी। लेकिन भारतीय प्रोपेगेंडा मशीनरी बहुत स्ट्रांग है, अभी भी हम उसका अशरे अशीर नहीं है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ न्यूज चैनल है, उसके पास क्या है, उसके पास फिल्म इंडस्ट्री है, सबसे बड़ी न्यूज चैनल से भी ज्यादा स्ट्रांग फिल्म इंडस्ट्री है। उसके पास कई 100 न्यूज चैनल्स हैं जिनपे बहुत जाने माने एंकर्स मौजूद हैं। अच्छा, हर स्टेट की चैनल्स हैं जो कि उनकी जुबान में प्रोपेगेंडा करते हैं। फिर उनके पास सिंगर्स हैं, फिर उनके पास सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं। वी आर वे बिहाइंड, मगर शुक्र है हमने स्टार्ट तो लिया, हमने रियलाइज तो किया कि अब शाजिया अब जंग जो है ना, अब बॉर्डर पे नहीं लड़ी जानी, अब लैंड ऑफ कंट्रोल पे जंग नहीं लड़ी जानी। वहां पर ऐसे ही वो कहते हैं ना कि हल्की फुल्की स्क्रिमिश होती रहेगी। अब जंग लड़नी आपने और मैंने बरलास साहब ने, फारूकी साहब ने, बाकी एंकर्स ने, हमने सच को दबने नहीं देना, झूठ को परवान चढ़ने नहीं देना। अगर हम ये काम करने में कामयाब हो जाए, ट्रस्ट मी लोग, कश्मीर का मसला भी सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि कश्मीर भी अब तक दबा के रखा हुआ था इन्होंने। अच्छा, शॉर्टली बता दीजिएगा कि जितनी स्ट्रॉन्ग लॉबिंग भारत ने की है, यही वजह है कि जिस तरह वो झूठ का प्रचार अपने मीडिया के जरिए करवाता है, बैनुल अक़वामी जो सहाफ़ी बिरादरी है या इदारे हैं वो इसका नोटिस नहीं लेते, उनकी लॉबिंग की वजह से। क्योंकि सोशल मीडिया पे तो खुल के हर चीज सामने आ जाती है, जो माइनॉरिटीज के साथ हाल हो रहा है, जो गाय के ऊपर, और ये सारी सोशल मीडिया और हम यूट्यूब पे जो क्लिप्स देखते हैं, तो क्या ये इसको नोटिस में नहीं लाया जाता? देखिए मैं इसका एक टेक्निकल जवाब दूंगा जो मेरी समझ है शाजिया। देखिए इसमें मईशत का बहुत बड़ा किरदार होता है। अगर आप यूं कहें कि क्या सऊदी अरब को नजर नहीं आता भारत क्या कर रहा है, उसके बावजूद भी 70 अरब डॉलर्स की रिलायंस इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट कर देता है, इसका ताल्लुक मईशत से है। वन थिंग। सेकंड थिंग, अब आप ये देखो कि जितने बड़े आउटलेट्स हैं इस वक्त मीडिया हाउसेस के इंडिया में, उनकी कोलैबोरेशन है इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस से, मतलब IBN CNN जी, IBN की और CNN की जो है वो ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद टाइम्स नाउ की भी किसी बैरून मुल्क अमेरिका के किसी बड़े चैनल के साथ कोलैबोरेशन है, ठीक है। ABP की कोलैबोरेशन है, मतलब इनके बड़े बड़े मीडिया हाउसेस जो इंटरनेशनल है उनके साथ कोलैबोरेटेड है ये। तो आपको क्या लगता है कि वो भारत के सच को बेनकाब क्यों करेंगे? वो कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो माशी इंटरेस्ट जुड़ गया ना आपका उनके साथ। तो आपकी देखिए इंडिया ने इन्वेस्टमेंट की है, बहुत स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट की हुई है, उनकी फिल्म इंडस्ट्री ने बैरून मुल्क कितनी इन्वेस्टमेंट की हुई है। जो बाहर के लोकेशंस में जाके इतने महंगे महंगे शूट होते हैं, आपको क्या लगता है ऐसे ही हो जाते हैं? मतलब इनके पैसे नहीं देने पड़ते उनको, उनकी इंडस्ट्री वहां जाके जब पैसा खर्च करती है तो उनकी इकोनॉमी में जाता है, उनके न्यूज चैनल्स कोलैबोरेटेड है। एक बात मैं आपको बताऊं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, शॉर्टली बताता हूँ आपको। आप नोट कीजिए कि फलस्तीन में अगर बम एक गिरता है, पटाखा भी बजता है, तो वो इंटरनेशनल न्यूज बनता है। क्यों? हालांकि फलस्तीन का मसला भी उतना ही गंभीर है जितना कश्मीर का। उसकी वजह यह है कि फलस्तीनी बजाते खुद जो दुनिया के बड़े न्यूज आउटलेट्स हैं उनका कहीं ना कहीं खुद से हिस्सा है, जॉब कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, प्रिंट में है, पूरी दुनिया में स्कैटर्ड है। हमारा कसूर ये था, पाकिस्तान का, कश्मीर तो ये कर नहीं सकता था, वो तो बाउंड था। पाकिस्तान को ये चाहिए था कि पाकिस्तानी बड़े बड़े जर्नलिस्ट
वो हिस्सा होते हैं उन इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स का। कश्मीर में अगर एक पैलेट गन भी चलती तो आवाज पूरी दुनिया में गूंजती, लेकिन मसला ये था कि हमने इंटरनेशनल मीडिया को अप्रोच ही नहीं किया। यही वजह है कश्मीर की आवाज दब के रह गई। चलें अली, बहुत शुक्रिया आपका। और जिस तरह जो पॉइंट आपने रेज किए हैं, जिन फैक्टर्स पे आपने बात की, अगर इनमें से हम कुछ पे भी अमल कर लें, एक बेहतरीन दुरुस्त हिकमत अमली बना लें, तो भारत को इस महाज पर भी हम शिकस्त दे सकते हैं। मजहर बल्लाह साहब, जमील फारूकी और अली हैदर, आप सबका बहुत शुक्रिया। शाज़िया खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पास।